हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपने चैनल आर्या स्टडी केयर पर। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रोग फैलाने वाले कारक काम करते हैं, या रोगों के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या रोगों के होने वाले कारण को कितने कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। तो याद होगा, जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि रोग कई प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों का, बीमारियों का, डिजीज का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। आज उन सारे बीमारियों को होने के कारण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी रोग फैलाने वाले कारण होते हैं, जिसे हम लोग फैक्टर ऑफ डिजीज भी कह सकते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि रोग कारक या रोगों के होने के कारण, इसे हम लोग मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। पहला है आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य कारक। आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक वैसे कारक को हम लोग कहेंगे जो पर्सन या व्यक्ति को उसके शरीर के अंदर से बीमारी को फैलाने का काम करता है। तो इसीलिए डिफिनेशन में हम लोगों ने इसे शामिल किया है कि ऐसे कारक जो शारीरिक रचना या क्रियाओं के दोषों के कारण या गड़बड़ी के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वैसे कारण आंतरिक कारक कहलाते हैं। इंटरनल फैक्टर, जो शरीर के अंदर से होने वाली गड़बड़ियां हैं, जिनके कारण जो डिजीज होते हैं, बीमारियां होते हैं, उन्हें हम लोग आंतरिक कारक के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, आंतरिक कारक हैं, जिसके कारण अंदरूनी गड़बड़ियां होती हैं, उन्हें भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। पहला जो होता है उसे हम लोगों ने कहा है अनुवांशिक या वंशागत, यानी जो जेनेटिकली पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, माता पिता से उनके बच्चे में, दादा दादी से उनके बच्चे में आते हैं, तो वो अनुवांशिक होते हैं या वंशागत होते हैं। उनके कारण किसी न किसी प्रकार का अंग दोष हो जाता है, उसके कारण भी कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। उन्हीं में से एक का एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, जिसका नाम दिया है हीमोफीलिया। रोग का नाम क्या है? हीमोफीलिया। होता क्या है, इसमें रक्त का थक्का ना बनता है, यानी जो कहीं पर अगर कट छट जाता है तो उसमें खून का बहाव लगातार होते रहता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। और यह जो बीमारी है वह आनुवांशिक रूप से होता है, वंशागत रूप से भी होता है। इस कारण से इसे हम लोग इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है? अब इसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं, कौन से विटामिन, कौन से मिनरल्स, कौन से खनिज पदार्थों की कमी से होते हैं। ये सब हम लोग जब पार्टिकुलर कई प्रकार के कुछ खास रोगों के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां पर विशेष जानकारी इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कुछ जो इंटरनल डिजीज होते हैं, या कहें इंटरनल फैक्टर होते हैं जिसके कारण डिजीज होते हैं, उसमें से कहा जाता है हार्मोनल गड़बड़ी, यानी डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन्स। डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन्स होने का मतलब ये होता है कि कई बार देखा जाता है कि हार्मोन की वृद्धि हो गई या हार्मोन की कमी हो गई। तो हार्मोन की वृद्धि होना, हार्मोन की कमी होना, ये सारे हार्मोन का असंतुलन को दर्शाता है, डिसबैलेंस को दर्शाता है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि हार्मोन क्या है। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं, समझ चुके हैं कि हार्मोन क्या है। वो केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है, जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों द्वारा रिलीज किया जाता है। और जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों द्वारा रिलीज किया जाता है, उन्हीं ग्रंथियों को नाम हम लोग देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइनिक ग्लैंड्स। और जिस सिस्टम से काम करता है, इंडोक्राइन सिस्टम का नाम देते हैं। तो इनके द्वारा हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है, सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। अब इसी में गड़बड़ी हो जाने के कारण एग्जाम्पल देख सकते हैं कि डायबिटीज नामक बीमारी होते हैं, जिसे हम लोग चीनी रोग या मधुमेह का नाम के से जानते हैं।
अब ये होता कैसे, तो आप जानते हैं कि इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह इंसुलिन के गड़बड़ी के कारण होता है। अब इंसुलिन कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन जो करता है वो पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड से जो सिक्रेशन हो रहा है उसके गड़बड़ी होने के कारण, यानी इंसुलिन की गड़बड़ी होने के कारण चीनी नामक रोग या डायबिटीज नामक रोग हो जाते हैं। दूसरा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है जिसको बोलते हैं भीम कायत्व या जायगेंटिज्म। नाम से पता चल रहा है, भीम का मतलब विशाल, कायत का मतलब शरीर, यानी विशाल शरीर जो हो जाता है, यानी शरीर जो होता है बड़ा हो जाता है। अचानक से जो औसत शरीर होना चाहिए उससे बड़ा हो गया, या कह सकते हैं ड्वार्फिनिज्म भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, जो छोटा हो जाता है। तो इन सब के पीछे रीजन होता है एक और खास तरह का हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और यह जो हार्मोन है आप लोग को पता है कि एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं कि कई प्रकार के ऐसे बीमारियां हैं जो हमारे इंटरनल फैक्टर के कारण होते हैं। अधिकतर जो बीमारियां हैं वह हमारे एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होते हैं। कुछ बीमारियां जो है वो इंटरनल फैक्टर के कारण होते हैं, आंतरिक कारक के कारण होते हैं, जबकि अधिकतर बीमारियां जो है वह एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाह्य कारक के कारण होते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हम लोग शामिल किसको कहते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर में हम लोग जो शामिल करते हैं वह वैसे एजेंट्स को, वैसे अभिकर्ताओं को या कारकों को साबित करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बाहरी रूप से आकर के क्या करता है, प्रभावित करता है या खराब करता है। जिसमें हम लोग खास करके रोगाणुओं को शामिल करते हैं। बता चुके हैं कि रोगाणु किसको कहते हैं, तो रोगाणु वैसे सूक्ष्म जीवों को कहते हैं जो हमारे शरीर में आकर के या हमारे शरीर को बीमार करते हैं या रोगग्रस्त करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग जर्म्स का नाम दे देते हैं। क्या कह देते हैं, जर्म्स। अब रोगाणुओं का एग्जाम्पल भी लिख दिए है कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, ये सब क्या कहलाते हैं, तो रोगाणु कहलाते हैं, जर्म्स कहलाते हैं। अब इनमें से जरूरी नहीं कि जीवाणु है तो सभी जीवाणु जर्म्स ही कहलाएंगे या रोगाणु कहलाएंगे। कुछ जीवाणु जो फायदेमंद होता है उसे हम लोग रोगाणु की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब करता है कि ये जो रोगाणु होते हैं या जर्म्स होते हैं वह किसी पर्सन को अटैक कैसे करते हैं, तो यह किसी पर्सन को अटैक करने के लिए किसी न किसी वाहक का इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे वाहक या वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि वह जल हो सकता है, कोई और दूसरा जीव जंतु हो सकते हैं, या कहे भोजन हो सकते हैं, या कहे वायु हो सकते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से वह पर्सन को आकर के इन्फेक्ट कर देता है। तो कहते हैं कि प्रायः ये जो कारक है वह दूषित पेयजल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वायु के माध्यम से फैलता है। साथ ही साथ इसके जो वेक्टर हैं वह कैरियर के रूप में किसी न किसी जीव को भी चुन लेता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यह जो बाय फैक्टर है या कहे कि बाहरी कारक है वह दुर्व्यसन के कारण भी रोग फैलाते हैं, जिसको हम लोग विभिन्न प्रकार के कैंसर के नाम से जानते हैं, चाहे मुख कैंसर हो, लिवर कैंसर हो, जो कुछ भी हो। तो दुर्व्यसन के बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट कहता है कि दूषित जल से होने वाले कुछ रोग हैं, जिसमें टाइफाइड, कॉलरा को आप जानते हैं कि हैजा के नाम से भी जाना जाता है, हेपेटाइटिस। तो ये सब कुछ याद रखेंगे कि दूषित जल से होने वाले रोगों का कुछ नाम बताइए, दूषित वायु से होने वाले कुछ रोगों का नाम बताइए। तो इसमें हम लोग रखते हैं दमा को, ब्रोंकाइटिस को, कुकुर खांसी को। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, इस ग्रुप में इसको शामिल कर लेंगे। क्लियर? आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट कहते हैं कि रोगाणुओं से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग, यानी रोगाणुओं से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोगों को एक लिस्ट बना करके आपके सामने रख दिया गया है। इसमें से कुछ बीमारियों को हम लोगों ने इकट्ठा किया है जो कुछ खास तरह के रोगाणु से होते हैं। आप अपनी जानकारी के अनुसार इसमें और भी कई प्रकार के बीमारियों को पता करके शामिल करके अपने लिस्ट को लंबी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रोगाणु है उसमें नाम दिए हैं किसका, वायरस का, विषाणु का, जिससे जनरली वायरल फीवर, वायरल सर्दी जुकाम जो आप सुनते हैं वो हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाते हैं।
डेंगू हो जाते हैं, एड्स हो जाते हैं, चेचक हो जाते हैं, जिसको चिकन पॉक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, डायरिया होते हैं, रेबीज होते हैं, हेपेटाइटिस होते हैं। तो ये इस तरह के कुछ बीमारियों का नाम है जो विषाणुओं के द्वारा होता है। इसे आप बार बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि इन्हीं में से कुछ बीमारियों का नाम दिया रहता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो छोटे से लेकर के हायर क्लास के कॉम्पिटिटिव लेवल तक में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है जीवाणु या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में टाइफाइड है, हैजा है, टीबी है, एंथ्रेक्स है, निमोनिया है, प्लेग है, टिटनेस है, कुष्ठ है। ये सारे किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। इनके अलावा और अपनी लिस्ट को आप लंबी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात करेंगे कि अगर डायरिया है विषाणु के द्वारा होने वाला, तो डायरिया कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवाणु के द्वारा भी होते हैं। तो डायरिया विषाणु से भी होता है, डायरिया जीवाणु से भी होता है। आप चाहे तो डायरिया यहाँ भी लिख सकते हैं। डायरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण से भी होता है, तो प्रोटोजोआ को अंदर भी डायरिया को आप लिख सकते हैं। यानी कि कुछ विषाणु जो होते हैं डायरिया फैलाते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं वो भी डायरिया फैलाते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो भी डायरिया फैलाते हैं। डायरिया होता कैसा है? तो इसके कारण जो होता है इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी प्रोटोजोन से इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इनके कारण अलग अलग प्रकार के डायरिया का रूप हो जाता है। क्लियर है साथियों? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला जो फेमस रोग है वह है मलेरिया, बाकी पेचिस जिसको अमीबिया पेचिस के नाम से जानते हैं, कालाजार, वेरी इंपॉर्टेंट, यही बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। फिर है निद्रा रोग, यानी नींद से संबंधित रोग जो है वह भी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। नेक्स्ट आता है फंजाई या कवक से होने वाला रोग, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे कि फंजाई से होने वाले रोग में जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखेगा कि वो स्किन से रिलेटेड ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोग उसको रखे हैं चर्म रोग के अंतर्गत, जिसमें दाद को काउंट करते हैं। डर्मेटाइटिस कहलाता है, एक्जिमा कहलाता है, एस्परजिलोसिस कहलाता है, या इसके अलावा भोजन विषाक्तन भी, यानी भोजन को भी वह खराब करता है, दूषित करता है। उसके बाद हम लोग का जो लास्ट रोगाणु के लिस्ट बनाए हैं उसमें कहते हैं कृमि रोग, यानी छोटे छोटे कृमि या वर्म से होने वाले रोग, जिसमें के अंतर्गत सबसे फेमस बीमारी फाइलेरिया, टिनियसिस, हाथी पांव या हाथी रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कई प्रकार के बीमारियों को अलग अलग रोगाणु प्रभावित करते हैं और उससे किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं। क्लियर है साथियों? तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, इन सब चीज का रिवाइज करते रहिए। फिर से हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।